अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल मालिक और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि ज़ेबरे का रंग क्या है तो आप एक लम्हे के लिए परेशान हो जाएंगे कि काला या सफ़ेद। ज़ेबरे के अंदर ये जो लाइनें हैं ये किस रंग की हैं, काले रंग की या सफ़ेद रंग की? तो इसमें देखें, जितनी काले रंग की लाइनें हैं उतनी ही सफ़ेद लाइनें हैं। शुरू में ये ख्याल किया जाता रहा कि ये जो लाइनें हैं इसके छुपने के लिए हैं, लेकिन अब लोगों का ख्याल है कि ये शायद पकड़ा ही इस वजह से जाता है। नहीं, ये इसी वजह से पकड़ा जाता है, ठीक है। और फिर लोगों का ख्याल आया कि शायद ये लाइनें इस वजह से हैं, इसका ये रंग इस वजह से है कि खूनी मक्खियों से बचने के लिए है। लेकिन अब इस पर अभी तहकीक जारी है। ये पैटर्न इसके ऊपर बने हुए हैं, ये किस तरीके से बने हैं, ये हर जगह पर मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न नज़र आते हैं आप लोगों को। चीते पर देखें तो और तरह के पैटर्न हैं, तितलियों पर और तरह के पैटर्न्स हैं, कीड़ों मकोड़ों पर पैटर्न्स हैं। अब अगर आप छोटे ज़ेबरे को देखें तो वो आपको काले रंग का नज़र आएगा। वो जो कि छोटा होता है, अभी जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसकी ग्रोथ होती है, तो उसमें सफ़ेद लाइनें सामने नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। ये जो पैटर्न्स हैं ये कुदरत के सिर्फ इसी ज़ेबरे में नहीं छुपे हुए, बल्कि और बहुत सारी जगहों पर, तकरीबन हर जगह पर, जानदारों में भी, बेजान चीज़ों में भी ये पैटर्न मौजूद हैं। सहरा में देखें, बादलों में देखें, पहाड़ों, दरख्तों, हत्ता के समुद्रों की लहरों में भी, मौसमों में भी, जुपिटर पर देखें तो वहाँ भी आपको ये पैटर्न नज़र आएंगे। 1952 में एक साइंसदान एलन ट्यूरिंग, उसने एक रिसर्च पेपर शाया किया। उसको वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बानी समझा जाता है, एलन ट्यूरिंग को। तो उसने 1952 में जो पेपर पब्लिश किया उसका नाम था द केमिकल बेसिस ऑफ मॉर्फोजेंस। उसने कहा कुछ केमिकल काम कर रहे होते हैं, जब भी कोई पैटर्न्स बनते हैं तो उन केमिकल्स को मॉर्फोजेंस कहते हैं। एक रिएक्ट कर रहा होता है और दूसरा डिफ्यूज़ कर रहा होता है टिश्यूज़ के दरमियान। फिर हमारे पास ऐसे पैटर्न आते हैं दो काम होने के बाद, रिएक्शन होने के बाद और डिफ्यूजन होने के बाद। अगर रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा तो और तरह के पैटर्न बनेंगे, और अगर डिफ्यूजन का रेट ज़्यादा होगा तो और तरह के पैटर्न बनेंगे। और ये कभी छोटे होते हैं, बारीक होते हैं, कभी बड़े होते हैं, इन साइज में बड़े होते हैं। तो ये इनके मतलब रेट की वजह से ही है, रिएक्शन और डिफ्यूजन के रेट की वजह से ही ऐसा होता है। और ये जो पैटर्न है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही बनना शुरू हो जाते हैं, यानी जब किसी चीज़ की पैदाइश होती है उस वक्त ही ये मतलब कहना शुरू हो जाते हैं, पैटर्न बनने शुरू हो जाते हैं। शुरू में छोटे होते हैं, फिर ऐसे ऐसे वक्त के साथ साथ इनमें थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ भी आती हैं। तब्दीलियाँ इसी वजह से आती हैं, रिएक्शन और डिफ्यूजन के रेट की वजह से। अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को अलग अलग देखें, मतलब अगर हम डिफ्यूजन की बात करें सिर्फ, तो हमें कोई पैटर्न नज़र नहीं आएगा। आप एक पानी के गिलास के अंदर किसी भी कलर को, किसी भी रंग को डालें तो उससे कोई पैटर्न नहीं बनेगा। इसी तरीके से रिएक्शन का भी अगर आप अलग अलग से जायज़ा लें तो उसमें भी आपको कोई पैटर्न नज़र नहीं आएगा। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको ये बात बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। एक चीता देखें जिसके अंदर कोई पैटर्न नहीं है, उसको जूम करेंगे आपको उसके अंदर एक जंगल नज़र आएगा। उस जंगल में कुछ जगहों पर ना आग लगी हुई है। आग एक एक्टिवेटर के तौर पर काम कर रही है, इसको केमिकल नंबर 1 कह लें। अब वहाँ पर एक फायर स्क्वाड आता है, उसको इनहेबिटर यानी कि केमिकल नंबर 2। अब एक आग लगाने वाला केमिकल, आग लगी हुई है, और दूसरा इनहेबिटर यानी कि फायर स्क्वाड, आग बुझाने के लिए। अब इन दोनों में से जिसका रेट ज़्यादा होगा वो उस तरह के पैटर्न बनेंगे। अब देखो, अगर एक्टिवेटर का रेट ज़्यादा होगा, एक्टिवेटर आग तेज़ी से जल रही है, आग जंगल को जला रही है, तो मुख्तलिफ जगहों पर धब्बे बन जाएंगे काले रंग के, तो ज़मीन वहाँ से खुश्क हो जाएगी और वहाँ पर बड़े साइज़ के पैटर्न बनेंगे। और अगर फायर स्क्वाड का मतलब हमारे पास फायर स्क्वाड जो है उसका रेट ज़्यादा है, वो तेज़ी से आग बुझाने में कामयाब होता है, तो फिर उससे और तरह के पैटर्न बनेंगे।
इस तरीके से इनमें जितनी जितनी चेंजिंग आती जाएगी तो वो उस तरीके से पैटर्न, नई नई किस्म के पैटर्न सामने आएंगे। ये पैटर्न ड्यूरेंग की जो इक्वेशंस है उनसे निकाले गए, उस इक्वेशन में इनका सारा कंप्लीट जिक्र किया गया है। उनके कोफिशिएंट्स को तब्दील करके, एक्टिवेटर और इनहिबिटर को तब्दील करके पैटर्न नए नए सामने आते हैं। इसके अलावा जो है पैटर्न का इन्हिसार जो है वो जो सतह है, ज़मीन है, उस पर भी इन्हिसार करता है। वो जितनी खुश्क होगी उतना बड़े पैटर्न बनेंगे, क्योंकि उतनी ज़्यादा एक्टिवेटर उतनी तेज़ी से काम करेगा। और अगर वो जितनी खुश्क ना होगी यानी कि गिल्ली होगी तो फिर क्या होगा, फिर फायर स्क्वाड तेज़ी से काम करेगा। तो उस तरीके से पैटर्न और तरह के बनेंगे। 1952 में जब ट्यूरिंग ने ये थ्योरी पेश की थी, ये मैथमेटिकल थ्योरी, मैथमेटिकल फॉर्म में भी है, थियोरेटिकल फॉर्म में भी है, उसने जब ये 1952 में पेश किया, अपना नज़रिया पेपर पब्लिश किया, तो लोगों ने इसकी बात को इतना सराहा नहीं। ये जो ट्यूरिंग है इसने बायो को रियाजी की ज़ुबान में लिखने की पूरी कोशिश की है, तो जिसमें कुछ हद तक ये कामयाब भी हो चुका है। आप मुर्गी की कलगी देखें तो उसमें भी आपको पैटर्न नज़र आएगा, तो उसमें भी मॉर्फोजेंस काम करते हैं। शार्प के टीथ देखें तो उसमें भी आपको मॉर्फोजेंस काम करते नजर आएंगे, क्योंकि उनकी भी एक तरतीब होती है, वो भी एक पैटर्न के साथ आते हैं। तो इस तरीके से ट्यूरिंग के मुताबिक ना दो मॉर्फोजेंस काम करते हैं, एक रिएक्ट, दूसरा डिफ्यूज़। लेकिन यहाँ पर लोगों का अब ख्याल हो गया है, अब लोगों ने इस पर रिसर्च की है, तो अब लोगों का ख्याल है कि ये दो मॉर्फोजेंस नहीं है, बल्कि ये 3 तरह के मॉर्फोजेंस काम करते हैं। और इनके ज़रिए हाथों की शक्ल, जो तीसरा है उसके ज़रिए हाथों की शक्ल और पैरों की शक्ल बनती है। अब इस पर जोर दिया जा रहा है कि इन पैटर्न्स की इक्वेशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इन इक्वेशंस को समझकर हम बाकी के जो दुनिया में पैटर्न बन रहे हैं, हमारी लाइफ में जो इधर उधर चीज़ों में पैटर्न्स बन रहे हैं, उनको भी समझा जा सके। क्योंकि बहुत से साइंसदानों का ख्याल है कि जो हमारी दुनिया की जो किताब लिखी गई है वो रियाजी की ज़ुबान में लिखी गई है। तो अगर ये दुनिया की किताब रियाजी की ज़ुबान में लिखी गई है तो फिर तो हमें रियाजी को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इस दुनिया को समझने के लिए, नए नए तजर्बात करने के लिए, फिर तो रियाजी को बड़े अच्छे से समझना पड़ेगा। और इस वजह से हर पैटर्न को, चाहे वो बायो का हो या फिर एस्ट्रोनॉमी का हो या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स का हो, तो इसको रियाजी की शक्ल में बयान किया जा सकता है। ये ट्यूरिंग की 1952 की हुई बात अब सच साबित हो रही है। अब लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, लोगों का रुझान इसकी तरफ अब काफ़ी ज़्यादा बन गया है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें रियाजी में बहुत ही अच्छे से महारत हासिल हो जाए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो समझ आई होगी। अब आप देख रहे होंगे, समझ गए होंगे कि रियाजी का जो इस्तेमाल है वो दुनिया के हर जगह पर इस्तेमाल होती है, हर जगह पर होता है इसका इस्तेमाल। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसको दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।